बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारा 18वीं की क्रांति। तो दिसंबर 1856 का बात है। सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो है ब्राउन बेस, उसकी स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल जिसको बोलते हैं न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम जो है अम्बाला में सियालकोट में दिया जाता था। इसका जो प्रशिक्षण है कहाँ पे दिया जाता था, तो अम्बाला के सियालकोट में दिया जाता था। इस नई राइफल में कारतूस से ऊपरी भाग में मुंह से काटा ना जाता था। इसको जो ऊपरी भाग किससे काटा जाता था, मुंह से काट के छिलके इसको फेंकना जाता था। और जनवरी 1857 में क्या हुआ, बंगाल सेना ने आगे देखते हैं, यह अफवाह फैला कि देखिएगा, अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले जो कारतूस हैं, चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी, किसकी गाय और सूअर की जो चर्बी है वो मिली हुई है ना। और आगे देखिएगा, सैनिक जो थे अधिकारी, उन्होंने इस अफवाह की जांच किए बिना भी क्या किए कि तुरंत इसका खंडन कर दिया। सैनिक भी इसका जांच नहीं किए, अफवाह को क्या किए, खंडन कर दिए। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले जो कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म और भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का क्या हुआ, तो तात्कालिक कारण बना। पूछता है कि 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण कौन सा हो जाएगा, तो हमारा यही हो जाएगा, चर्बी वाला कारतूस, है ना। आगे देखिएगा, 29 मार्च 1857 का बात है, बैरकपुर में एक सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। पूछता है कि कहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने अपने मतलब कि कारतूसों को मुंह से छीलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, तो बैरकपुर के सिपाही थे। और एक सैनिक जो थे मंगल पांडे, इन्हीं में से एक थे कौन, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट जो बोलते हैं, एजुडेंट पर क्या कर दिया, हमला कर दिया और इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। जितना भी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सेना थे उसको क्या कर दिया गया, उसको भंग कर दिया गया, उसको क्या किया गया, सारे अपराधियों को दंड दिया गया था, ठीक ना। आगे देखिएगा, 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण है वो ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियों थी। जितना भी नीति है यही उसका क्या था, घिनौनी नीति था, जिसके तहत आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। और एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 का महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी था जिसने उसने समस्त विस्फोट पदार्थों में से क्या किया, तो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, ठीक ना। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक कारणों से क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। आग लगा दी गई और जिसने दानावल का रूप धारण कर लिया। मतलब कहने का मतलब जो 1857 क्रांति था वो तात्कालिक कारण था मात्र। इसका जो पीछे से चलते आ रहा था कौन कौन सा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, और ये जो कारण से इसकी वजह से वो कितना बड़ा रूप लिया था। 1857 की जो क्रांति का जो प्रारंभ था वो शुरू 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ शुरू हुआ था। यहाँ की तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी, जिसको हम लोग तीसरी बंगाल नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली भी चला दी और अपने साथियों को मुक्त करवा कर क्या किया, तो दिल्ली और चले पड़े, ठीक ना। और मेजर जनरल जो थे, मेजर जनरल विलियम हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। जो मेजर जनरल हुआ करते थे उस समय, विलियम हैविट, कौन है, विलियम हैविट, उनके पास 2200 यूरोप के सैनिक हुआ करते थे। कितने, मात्र 2200। परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास ही नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया, 12 मई 1857 को किस पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। पूछता है कि विद्रोहियों ने दिल्ली पर आक्रमण मतलब अधिकार कब कर लिया था, तो 12 मई 1857 को। 10 मई से शुरू हुआ, 12 मई को क्या हुआ, तो अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का जो दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। पूछता है कि 1857 की क्रांति का स्वाधीनता का प्रतीक क्या है, तो कमल और रोटी है। क्या है, कमल और रोटी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह को रहनुमाई की। और किसने की, तो बरेली में थे जो रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक कौन थे, खान बहादुर ने। याद पूछिएगा कि खान बहादुर खान क्या होता है, तो 1857 के जो विद्रोह की रहनुमाई की ये क्या थे, भूतपूर्व शासक थे, है ना। और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। जो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोलते थे, उन्होंने किस द्वितीय ने क्या किया था, तो इनको वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। किसको, तो राय बहादुर को, याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय। और कहाँ से थे ये, बरेली से, रुहेलखंड के माने जाते हैं। आगे देखिएगा,
रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जिनका मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या पूछता है, तो मणिकर्णिका था। इनका जन्म कब हुआ था बताइएगा, तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को। कब हुआ था, 19 नवंबर 1835 को, याद रखिएगा। गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। कहाँ पे है, जो गोलघर है वहाँ पे बनारसी मतलब बनारस में जो है वहाँ पे इनका गोलघर में हुआ था 19 नवंबर 1835 को, एकदम याद रखिएगा। देखिए इनके पिता जो थे मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव, जो झांसी के महाराजा थे गंगाधर राव के दरबार में गए थे। कौन, इनके पिता मोरोपंत। पूछता है कि झांसी रानी के पिता क्या थे, मोरोपंत इनका नाम था। और क्या गए थे ये, तो गंगाराव राव के दरबार में ये गए थे, महाराजा गंगाराव दरबार में ये गए थे। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी, मात्र 13 वर्ष की थी उस समय जब ये गए थे। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के एक महाराजा थे, उनका नाम था गंगाधर राव। वही महाराजा से क्या हुआ, इनका विवाह हुआ था गंगाधर राव में, है ना, 14 साल की उम्र में, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो जन्म हुआ था इनका, जन्म हुआ था बनारसी में और मृत्यु हुआ था ग्वालियर में। पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थिति है। अब जहाँ पर उनकी मृत्यु होगी वहीं में इनकी समाधि बनेगी, तो ग्वालियर में इनकी क्या है, समाधि स्थिति है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। इसका मतलब क्या हुआ था, गंगाधर राव क्या हुई थी, तो मृत हो गई थी। तब उनके बाद ये क्या लड़ाई लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने क्या किया, उस समय डलहौजी का शासन चलता था, उन्होंने क्या किया, तो व्यापकता का सिद्धांत लाया था। व्यापकता का सिद्धांत मतलब कहने का मतलब जिसका बाल बच्चा नहीं है वो क्या होगा, वो सरकार का हाथों में चल जाएगा। मतलब डलहौजी के सारा हाथों में चलेगा, जितना भी उसका ज़मीन धन दौलत है ना। तो ये इसका नियम था, किसका, डलहौजी का व्यापक सिद्धांत। कह रहा है कि डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था, ठीक ना, इसी नीति के तहत। कब पूछता है कि झांसी में ब्रिटिश में साम्राज्य में विलय करने वाला कौन था, तो वायसराय डलहौजिया था। कौन था, डलहौजिया था। किस नीति के द्वारा, तो व्यापक के सिद्धांत के नीति के द्वारा। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का, आगे देखते हैं, श्री गणेश हुआ। क्या हुआ, श्री गणेश हुआ मतलब उद्घाटन हुआ। कब हुआ, तो हमारा देखते हैं 1857, कहाँ पे, 1857 में, है ना, जून 1857 में क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का क्या हुआ था, तो श्री गणेश हुआ था, याद रखिएगा। 18 जून 1858 को देखिए, यहाँ से देखते हैं अंग्रेज जनरल ह्यूरोज, जो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज था, ह्यूरोज लड़ते हुए 18 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई थी। मतलब अंग्रेज जनरल से इनकी मृत्यु लड़ते लड़ते हो गई थी। किससे, ह्यूरोज से लड़ते हुए अंग्रेज जनरल जो थे ह्यूरोज, इनसे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी, वीरगति प्राप्त हुई थी। और रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने बोला था कि यही एक भारतीय विद्रोही है जो पूरे मतलब कि अकेली मर्द है, पूरे समाज में क्या है, अकेली एक मर्द है। किसने बोला था, हीरोज बोला था। देखा था भाई लेडीज़ हो के इतनी लड़ते लड़ते मर गई बेचारी, तो यही बोला था कि एक अकेली मर्द की संज्ञा दिया था, है ना इनको। आगे देखिएगा, लखनऊ, जिसको हम लोग अवध बोलते हैं अभी, मतलब लखनऊ बोलते हैं, इनमें विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। पूछता है कि लखनऊ विद्रोह का शुरुआत कब से हुआ था, तो 30 मई को हुआ था, 30 मई 1857 को, है ना। आगे देखिएगा, ये वहाँ पे कौन थी, तो विद्रोह का नेतृत्व वहाँ पे बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पसंख्यक, याद रखिएगा, उन्होंने अपने अल्पसंख्यक बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। ये भी क्या थे, अल्पवयस्क थे, मतलब अभी बच्चे थे। तो बिरजिस कादिर इनको नवाब घोषित किया था तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में खुद ले ली थी। बच्चे थे तो क्या करेंगे, तो इसीलिए इसने अपने हाथों में खुद ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया और कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, नाना धोंदू पंत और बेसवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि अंत में क्या हुआ, 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो पूछता है लखनऊ में किसने अधिकार किया था, कैंपबेल ने अधिकार किया था। कब अधिकार, 21 मार्च 1858 को, है ना, 1858 को, एक साल के बाद अधिकार किया था लखनऊ पर। पीछे हम लोग देखे थे। और वहाँ पे हीरोज क्या था, हीरोज जो था झांसी रानी की लक्ष्मीबाई पे अधिकार किया था, हीरोज था, उसी ने मर्द की संज्ञा उनको दिया था। आगे देखिए, कानपुर कह रहा है, कानपुर 5 जून 1857 को नाना साहब जो थे, जिसको हम लोग धोंदू पंत भी बोलते हैं, नाना साहब क्या बोलते हैं, धोंदू पंत, इनको पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। पेशवा इनको बोला जाता था और इन्हीं को पेशवा मानकर क्या किया गया, स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी गई थी। कहाँ पे, कानपुर में। तो याद रखिएगा, काना नाना, कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे, है ना। आगे देखिएगा, नाना साहब के जो सेनापति थे, कमांडर इन चीफ, ये तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। किनको, तो कमांडर इन चीफ जो बोलते थे तात्या टोपे से, इनको बहुत सहायता मिली थी, है ना। नाना साहब को जो सेनापति हुआ करते थे, तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी, है ना। अजीमुल्ला खान जो थे, अजीमुल्ला खान, जिसको नाना साहब के सलाहकार बोला जाता था। पूछेगा मतलब कि अजीमुल्ला खान कौन थे, तो नाना साहब के ये सलाहकार हुआ करते थे। नाना साहब के कौन सलाहकार कौन होते थे, अजीमुल्ला सलाहकार होते थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी क्या किया था, कार्य किया था। पूछता है कि नाना साहब के सचिव कौन हो जाएंगे या फिर उनके सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, अजीमुल्ला खान। आगे देखिएगा दोस्तों,
इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया और इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि क्रांति दूत किन्हें कहा जाता है, तो अजीमुल्ला खान को क्रांति दूत कहा जाता है। क्रांति का दूत किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रांति का दूत किसे कहा जाता है, तो अजीमुल्ला खान को कहा जाता है। अजीमुल्ला खान कौन थे, तो नाना साहब के ये क्या थे, सचिव कहते थे या फिर सलाहकार थे। आगे देखिएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे वेरी इंपॉर्टेंट है, 1814 से 1859, 1814 से 1859 है ना। इसको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। तात्या टोपे का नाम क्या था एक, तो रामचंद्र पांडुरंग है ना, रामचंद्र पांडुरंग। आगे देखिएगा अभी 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म जो था महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। बहुत मस्त क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि भारतीय विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे 1857 के कौन थे, तो रामचंद्र पांडुरंग, जिनका नाम था तात्या टोपे है ना। वो जो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र के येओला जो है, येओला गांव में हुआ था। और उनके एक विश्वसनीय मित्र थे मान सिंह। यही मित्र जो मान सिंह थे, यही विश्वास करके घात कर दिया था है ना, और उन्होंने धोखा देकर उससे समय पर पकड़वा दिया था मान सिंह को। आगे देखिएगा जब वे पारो के जंगलों में फॉरेस्ट ऑफ पैरोन में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, मतलब सो रहे थे, तो यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया था। ठीक ना, वहाँ से पकड़कर कहाँ, शिवपुरी लाया गया था। और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। ठीक ना, याद रखिएगा, मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण है ना। बताइए, अपना आदमी गद्दार। 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह में अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह जो थे, देखिए जगदीशपुर के विद्रोह में अगुवाई करने वाले कौन हो गए थे, जगदीशपुर के, तो वही कुंवर सिंह को कहा जाता है, वहीं का नेता थे। ये शाहाबाद क्षेत्र के जगदीशपुर जो थे वर्तमान भोजपुर में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान जो थे मानीराम, कौन थे, मानीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र जो थे कंद पेशवर सिंह, कौन थे, कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। परंतु शीघ्र ही विद्रोह के दमन करके मानसिंह को क्या कर दिया गया, मानसिंह को फांसी दे दी गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के जो दीवान थे मानीराम दत्त, उन्होंने अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया और विद्रोह की शुरुआत की। परंतु जो शीघ्र विद्रोह के दमन करने वाले मनीराम को क्या कर दिया, फांसी दे दी गई थी। आउआ के जो ठाकुर कुशल सिंह थे, कहाँ के, आउआ जो हम लोग देखे थे जहाँ पे जन्म हुआ था, आउआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद, जिसको हम लोग अयोध्या बोलते हैं, फैजाबाद को क्या बोलते हैं, अयोध्या बोलते हैं, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक ना, कहाँ पे, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ठीक ना, याद रखिएगा, फैजाबाद में, अयोध्या में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। बहुत क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि बताइएगा अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन हुआ करते थे, यही हमारे थे मौलवी अहमदुल्ला। वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिन्नापट्टन के रहने वाले थे। बाद में वह फैजाबाद अयोध्या में आकर बस गए थे। ठीक ना, कहाँ के रहने वाले थे, तत्काल में तो वो रहते थे मद्रास प्रेसिडेंसी में है ना, तमिलनाडु साइड में। बाद में वो कहाँ आ गए, तो अयोध्या साइड में आकर वो बस गए थे। उन्होंने अपने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को क्या किया था, आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो जाए, खड़े हो जाओ। माने ये भी उनको काफिर ही बोलते थे, काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो जाए, खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों के सर्वोत्तम सैनिक हैं, है ना। बताइए, वह लिखा है कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण थे और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों के सर्वोत्तम समान सैनिक हैं। किनके बारे में बोला है, तो वही अहमदुल्ला जो हमारे थे, कौन थे, अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। हाँ, इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। बताइए, इनकी गिरफ्तार और अगर इनको पकड़ लिया जाएगा तो इनको 50, उस समय का 50,000 बहुत हुआ करता, तो 50,000 रुपये का इनाम रखा जाता था। इस टाइम का समझ लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, 50 लाख से 50 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 1857 की जो विद्रोह पूछे, 1857 के विद्रोह के कौन थे जो अपनी आंखों से देखे थे, ठीक ना, तो यही मिर्जा गालिब जो थे अपनी आंखों से देखा था। ठीक ना, और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था, जो और मृत्यु कब हुआ था, 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हो गया था। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। 1857 की जो क्रांति का जो आंखों देखा हाल किसने सुनाया था, मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। और जन्म हुआ था 1797 में, याद रखिएगा, और मृत्यु 1859 में। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी। पूछेगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो स्वतंत्रता संघर्ष के समय ग्वालियर के कौन थे, तो ग्वालियर के सिंधिया ने क्या किया था, अंग्रेजों को सबसे अधिक सहायता किया था। अंग्रेजों के मतलब सहायता किया था, उल्टा सहायता किया था। हम लोग करना चाहिए तो किसको, तो सिंधिया जो है, ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता करने वाला था। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर को क्या लिख रहा है, मंत्री सर दिनकर
राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति ही बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना हो जाएगा। मतलब कौन बोला था? कैनिंग। उस समय 1857 क्रांति के समय कौन था? तो कैनिंग था वायसराय। और इसी ने क्या किया था? बोला था कि जो सिंधिया हम लोग के साथ है, अगर सिंधिया हम लोग को विद्रोह में अगर हो जाएगा ना, तो हम लोग मुझे कल ही क्या हो जाएगा? बिस्तर गोल करके यहाँ से चल रफू चक्कर हो जाना पड़ेगा। तो 1857 का जो विद्रोह था बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थक भी प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंगों में तक वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले पाया था, पूरी नहीं ले पाया था। नीचे के उत्तर बिहार में जो था, उत्तर मतलब भारत में, दक्षिण भारत में नहीं पहुंच पाया था। देखिए आगे लिख रहा है, यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिम भारत में अधिकांश भागों में नहीं फैल पाया। कह रहा है ना, ग्वालियर सिंधिया जो है इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम जो थे वो जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, भाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता भी की। ठीक ना? कौन कौन थे? फिर से ध्यान में दीजिएगा। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, न भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने के क्या किया? तो अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। देख रहे हैं, इतने खिलाफ थे भारत के, तब जाके 1857 क्रांति इतना पीक पे था। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध बन के हमारे साथ खड़े रहे हैं ना, कहने का मतलब तरह काम किया, और वरना यह तूफान एक ही तरह लहर में हमें क्या ले जाता? बहा के लेके चल जाता। 1857 के समय ही हम लोग आज़ाद हो जाते। बताइए, तो हमारे अंदर ही क्या है? दोष है हमारे भारत के अंदर ही। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। बताइए, 1857 में कोई शिक्षित वर्ग अपना दूर रह गया, जो कर रहा है करने दो सब, है ना? ये गलत बात है, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जैसे कि हम लोग जानते थे 1856 से 62 इसका कार्यकाल था। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक? 1856 से 62 तक, याद रखिएगा। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। पूछेगा कि किस समय जो विद्रोह हो रहा था तो लॉर्ड कैनिंग ने किसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इमरजेंसी के लिए मुख्यालय किसे बनाया था? इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, उसे बनाया था, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है कि कौन थे? मतलब लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अपनी कंपनी के द्वारा नियुक्त वो अंतिम गवर्नर जनरल बने, और इन्हीं के समय क्या लाया गया था? तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, है ना? आगे देखिएगा, लिख रहा है कि न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक क्या किया? तो उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। और सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो था कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। पूछेगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ध्यान में रखना है, हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम था 1857 क्रांति से मात्र 1 साल पहले ही कैनिंग के समय में पास हुआ था। ठीक ना? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, याद रखिएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह जो थे, सेपोय म्यूटिनी को भारत प्रथम स्वतंत्रता के संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन इम्यूनिटी, क्या बोल रहा है? ब्रिटेन में इंडियन इम्यूनिटी। 1857 के सिपाही विद्रोह के भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। ठीक ना? याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे हैं, ध्यान में रखिएगा। जब उस समय क्या हुआ था? कमांडिंग ऑफिसर थे ये। कैसे थे? कमांडिंग ऑफिसर। पूछेगा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे थे। कौन थे? बेनेट हेरसे थे, ये कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 क्रांति हुई थी ना, उस समय विस्काउंट पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बस ये याद रखिएगा, पाल्मस्टन के जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कब? जब 1857 की क्रांति हुई थी तब। आगे देखिएगा, इनका कार्यकाल जो था, अरे रुक जाइए, इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी में तथा 1859 से 1865 ईस्वी तथा, और कब से कब तक था? 2 बार इनका कार्यकाल रहा है ना, 1855 से 1858, फिर 1 साल गैप होने के बाद फिर 59 से 65। तो पाल्मस्टन का कार्यकाल कब से कब तक? दो टाइम ये प्रधानमंत्री रह चुका है ब्रिटेन का, 55 से 58। तो 1857 क्रांति फर्स्ट टाइम इसका मिल गया होगा, फिर 59 से 65 तक ये रहा था। आगे लिख रहा है, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों ने नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई और इनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के दगाई भीड़ तरह व्यवहार करते थे। कभी सेना के बजाय क्या करते थे? दगाई भीड़ की तरह व्यवहार करने लगते थे। उनके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम जो था, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था, है ना?
और आगे देखिएगा, कह रहा है कि 14 सितंबर 1857 का बात है, अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने एवं क्रम ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई, है ना। किसका? निकलसन निकल गया, मतलब मर गया। कब? तो देखिए 14 सितंबर 1857 में क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के लिए क्रम में ब्रिगेडियर क्या हो गया? घायल हो गया, ब्रिगेडियर। और जॉन निकलसन घायल, मतलब ब्रिगेडियर जनरल जिसका नाम है जॉन निकलसन, ये क्या हो गया? घायल हो गया। और 23 सितंबर जाते जाते 1857 में उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टेगोमरी लॉरेंस जो थे, सर हेनरी मॉन्टेगोमरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक, कौन कौन? हेनरी मॉन्टेगोमरी लॉरेंस जो हो गया एक ही हो गया, और मेजर जनरल हैवलॉक अलग, है ना। तो मॉन्टेगोमरी बोलिए और हैवलॉक, ये दोनों ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई। तीनों का, ब्रिगेडियर जनरल नील, तीनों की क्या होगी? मृत्यु हुई। बताइए 1857 क्रांति में किन की मृत्यु हुई है? तो सर हेनरी मॉन्टेगोमरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक और ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। किसने कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने बताया था 1857 क्रांति को। आगे देखिएगा, आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। किसने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह है? तो जॉन लॉरेंस ने कहा था और सीले दोनों कहा था, है ना। जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा था? यह कि सैनिक विद्रोह है। तो स से सैनिक, स से सीले। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सीले ने कहा था। लॉरेंस भी याद आ जाएगा साथ साथ में, लॉरेंस और सीले। और किसने कहा था कि मुस्लिम षड्यंत्र है? तो आउटरम, डब्ल्यू टेलर और आउटरम, याद रखिएगा, षड्यंत्र है आउटरम। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। किसने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध है? तो टी.आर. होम्स। किसने कहा था? टी.आर. होम्स, है ना। घर पे क्या होता है? होम्स, ऐसे याद रखिएगा, होम्स घर पे क्या होता है? बर्बरता होता है। कभी सभ्य आदमी हो जाता है, कभी बर्बर करता है आप एक दूसरे में। तो टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक जो था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह में सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। पूछेगा कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? तो बी.डी. सावरकर ने लिखा है। किसने लिखा है? तो बी.डी. सावरकर ने लिखा है, याद रखिएगा, बी.डी. सावरकर का लिखा हुआ था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस विद्रोह में संयुक्त ढंग से स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। इन्होंने अब इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। सबसे पहली लड़ाई स्वतंत्रता की किसे कहा था? तो इसने बी.डी. सावरकर जी ने कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार जो थे सुरेंद्र नाथ सेन थे। जो 1857 की जो भारतीय स्वाधीनता हुई थी उस समय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्र नाथ सेन, जिसको हम लोग एस.एन. सेन भी बोलते थे। तो शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857, देखिए इसका नाम है 1857, यहाँ पे 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब बगावत हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह में कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पे हमको लग रहा है 1857 होगा, ठीक ना। आगे चलिएगा, आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह के इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक ना। किसको? आर.सी. मजूमदार को क्या किया था? 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। और परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण क्या हुआ था? उन्होंने यह कार्य करने का इनकार कर दिया था। और अपनी पुस्तक द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में स्वतंत्र रूप से क्या हुआ? तो 1957 में प्रकाशित हुआ। अच्छा, वो सही था, 1957 क्या है? हमारा सही है, मैंने 100 साल के बाद प्रकाशित हुआ था। याद रखिए, कितना मस्त क्वेश्चन है ना, कि द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट 1857 का प्रकाशित हुआ था? 1957 में प्रकाशित हुआ था, है ना, याद रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ सेन, जिसको हम लोग एस.एन. सेन बोला करते थे। चलिए आगे देखते हैं। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। मजूमदार ने क्या कहा था? 1857 के विद्रोह को तथाकथित, माने ये बस कहते ही हो गया है। ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था, ठीक ना। किसने कहा था? मजूमदार ने कहा था कि न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है और न ही ये प्रथम है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा था? तो मजूमदार ने कहा था। क्या कहा था? न करके ऐसे करके लगा दिया था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ था, ठीक ना। 1857 का जो विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, और ये उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई। इस दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो उद्घोषित की गई थी उसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन आ गया था। क्राउन मतलब
डायरेक्ट सरकार के जो ब्रिटिश सरकार के अधीन में आ गया, कर दिया गया था ताज का शासन। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगाया गया और लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने और एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल था। ठीक ना, याद रखिए। इसके बाद थोड़ा सुधार हुआ और 1858 में क्या कर रहा है कि इलाहाबाद में हुए दरबार में लैंड पर इंद्र घोषित की गई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया था और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। आगे देखिए, 1857 की विद्रोह के दमन के बाद क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पील आयोग। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है पील आयोग किसने लाया था, तो मेजर जोनाथन पील की अध्यक्षता में ये लाया गया था। रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया गया था 1858 में। पूछाएगा कब किया गया था, 1858 में। और ये कहाँ से थे, भारतीय फौज नव गठन के लिए ये जुलाई मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया गया था, है ना, नव गठन से रिलेटेड थे, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया था। ये जो था पील आयोग क्या क्या किया था, तो सेना को क्या किया था, रेजिमेंट जितना भी थे उसको जाति पे, समुदाय पे और धर्म पे, इस सब के आधार पर क्या किया था, विभाजित किया था, है ना। यूरोपीय सैनिकों, पील आयोग का तो क्या नाम देख लिए थे, पील आयोग क्या किया था, जाति, धर्म, समुदाय पे बांट दिया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो था 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब सर 65,000 कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। क्यों बढ़ाई गई, थोड़ा मजबूत हो गए वो सब। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई थी। इस सब का सैनिक को घटाया गया, काहे वो सब डर गया था कि ज़्यादा रहेगा तो बवाल फिर से हो सकता है। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का जो भारतीय सैनिकों से अनुपात था 1:2 का अनुपात रखा गया था। बंगाल में कह रहा है, कहाँ पे, बंगाल में जो था, जितना भी यूरोप सैनिक थे और भारतीय सैनिक थे, तो यूरोप को 1 था और भारतीय कितने थे, 2 थे, फिर भी डबल थे। जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया था। मद्रास और बम्बई में और ढिलाई छोड़ा गया था, 1:3, मतलब 1 यूरोपियन रहेगा और 3 भारतीय रहेगा। वहाँ पर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था। सिर्फ बंगाल में ही क्या हुआ था ये सब, मतलब वहीं पे जो है आंदोलन शुरू किया गया था, तो वहीं पे इसका थोड़ा कम किया गया, कम भी किया गया, फिर भी तो क्या है, डबल है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को चयन, गोरखा, सिख और पंजाब, देखिएगा ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसकी सहायता करी थी। आगे देखिएगा, लिखा है, खत्म हो गया क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेज, 1 मिनट, हाँ ख़त्म हो गया। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनफील्ड राइफल को पूछेगा कि कब शामिल किया गया था, देखिए यहाँ पे दिसंबर 1856 का बात है। सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक, जिसको हम लोग बोलते थे ब्राउन बेस, उसी के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाता था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में क्या हुआ, बंगाल सेना की अफवाह फैल गई कि चर्बी में कारतूसों में क्या है, गाय और सूअर की चर्बी है, जिससे सैनिकों में क्या हो गई, अफवाह तफरी मच गई थी और तुरंत इसका खंडन कर दिया गया। किंतु सैनिकों ने विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म भ्रष्ट करने में एक निश्चित प्रयत्न कर रहा है और यही भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1859 में तत्कालिक कारण बना था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिसंबर 1856। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। अभी हम लोग देखे थे कि ये क्या था, अंग्रेजों को धर्म के हस्तक्षेप का संदेह हो गया था, है ना। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो गया था कि उन्होंने क्या धर्म भ्रष्ट करने का सोच रखा था। मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो वो बैरकपुर के थे। मंगल पांडे कहाँ के थे, बैरकपुर के थे। आइए देखते हैं आगे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक जो थे मंगल पांडे, उन्होंने एजुकेट हमला करके उसकी हत्या कर दी, है ना। आगे देखिएगा, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, तो हम लोग अभी देखे थे, हम लोग बैरकपुर से जुड़े हुए थे, याद करते चलिएगा, बैरकपुर से जुड़े हुए थे मंगल पांडे। आगे देखिएगा क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही था कितनी के, तो इसमें से हमारा हो जाएगा, नहीं दिया हुआ, गलती दिया हुआ है, 34वीं होगा, वही तो हम देख रहे थे।
मंगल पांडे, देखिए मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक सिपाही थे। कितनी? 6ठी कंपनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। चलिए आगे देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बख्त खान को 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने क्या दिया था? साहब ए आलम बहादुर खान का खिताब दिया था, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो थे 1857 के जो विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां को, किसको? बख्त खां को, बहादुर शाह जफर ने, चाहे बोलिए चाहे बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर, साहब आप क्या हैं? आप आलम बहादुर हैं, साहब आलम क्या है? बहादुर हैं, इसका खिताब दिया था किसने? बहादुर शाह द्वितीय ने। किसको? बख्त खां को। किसको? बख्त खां को। बख्त खां एक पख्तून था, क्या था? पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया और बहादुर शाह द्वितीय ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल अथवा मिर्ज़ा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था। याद रख, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बहादुर शाह द्वितीय था, इन्होंने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल अथवा मिर्ज़ा जहीरुद्दीन इनको क्या किया? मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह के वास्तविक नेतृत्व बख्त खान को दे दिया था, बख्त खान के पास था। विद्रोह का जो वास्तविक नेतृत्व देखा जाए तो बख्त खान को इन्होंने क्या दे दिया था? पूरा अपना छूट दे रखा था, है ना। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो अभी हम लोग देखे थे चर्बी वाला कारतूस कहाँ है? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अच्छा, प्रमुख कारण वो पूछ रहा है ना, तत्कालिक कारण थोड़ी पूछ रहा है, प्रमुख कारण पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी, क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। आगे पढ़ते हैं, 1857 क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ, जिसमें तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी क्या हो गया? फूट पड़ा। आगे चलिए, तो 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ये किसने कहा था? तो 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र था टाइम्स के संवाददाता थे उन्होंने, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। कैसे क्यों देखेगा भाई, उतर आया ही है राज करने के लिए। तो ये थे हमारे कौन थे? तो W.H. रसेल थे जिन्होंने लिखा था, ठीक ना। किसने लिखा था? टाइम्स के समाचार पत्र के कौन थे? W.H. रसेल, है ना। 1857 में लंदन से प्रकाशित दी टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था। तो याद रखिएगा W.H. रसेल। कौन थे? W.H. रसेल, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो हम लोग जानते थे ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी, है ना, शुरुआत हुई थी वहीं से। और कहाँ पहुँच गई थी? लखनऊ, झांसी, कानपुर सब पहुँच गई थी। 1857 क्रांति भारत 10 मई से मेरठ से हुआ था। वहाँ की तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी, तीसरी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था। खुलेआम बगावत की। तीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट थे, है ना, मंगल पांडे। लेकिन यहाँ पर तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी, तीसरी बंगाल नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर देता है, खुलेआम बगावत की। इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। हम तो देखे थे मंगल पांडे थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, और ये जो शायद हमको लग रहा हुआ है वो हमारा तीसरी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा हुआ होगा। इस बार इसको क्लियर कर लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना क्या थी? तो कानपुर में, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये जो था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना यही थी। सैनिकों का दिल्ली के जो लाल किला है वहीं पे पहुंचना, ये सबसे पहले क्या थी? घटना थी, है ना, 1857 की क्रांति की। और यहाँ पे देखिए लिख रहा है डिटेल्स में कि 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए जो सिपाही थे उनके दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों को नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। और कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया था। कब किया था नाना साहब ने? 5 जून 1857 को। और बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो बेगम को 30 रुपया चाहिए और कानपुर में नाना साहब को 5 रुपया चाहिए। 5 जून 1857 को नाना साहब 30 रुपया चाहिए, बेगम हजरत आगे देखिएगा जो लखनऊ से थे। आगे देखिएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में ही विद्रोह का किया था। इन्होंने भी जून में किया था। तो नाना साहब हो गए और रानी लक्ष्मीबाई जो हो गई वो भी जून में ही दोनों किए थे। और हमारे 30 क्या देख लिए थे? तो हमारे बेगम हजरत में उसको 30 रुपया चाहिए था। तो 30 मई याद रखिएगा। 18 जून 1858 को शहीद हो गई थी, है ना।
1857 क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे? तो जो नेपाल चले गए थे हमारे कौन हो जाएंगे? तो हमारे नाना साहब और बेगम हजरत महल क्या हो जाएंगे? नाना साहब और बेगम हजरत महल हो जाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा नाना साहब और बेगम हजरत महल जो थे ये नेपाल चले गए थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि 1857 विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाना साहब के कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किंतु जब ब्रिटिश सेना ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया तो 1859 ईस्वी में वे नेपाल की ओर भाग गए थे। ठीक ना। हालांकि उनके अंतिम समय के विषय में स्पष्ट जानकारी का अभाव है ना। जहाँ कुछ स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु क्या लिख रहा है? उनकी मृत्यु नेपाल में ही हुई ऐसा माना जाता है। वहीं कुछ स्रोतों का मानना है कि वे छिपकर जीवित रहे थे और अवध के अब्दस्त नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पसंख्यक पुत्र बिरजिस कादिर को क्या किया था? नवाब घोषित करके अवध का लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। किंतु जब 1858 में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया तो वे नेपाल भाग गए। उनकी 1889 ईस्वी में क्या हो गई? 79 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। अधिकारियों की अक्षमता, ये जो था अधिकारियों की अक्षमता, इसी कारण उन लोगों के बनाने के ये जो था सिपाही विद्रोही करने का कारण नहीं था। नहीं था मतलब उसका क्षमता के हिसाब से उसको नहीं, ऐसा नहीं था कि उसको क्या किया जाएगा, उसका मतलब कि विद्रोह किया जाएगा, है ना, सिपाहियों का विद्रोह किया जाएगा, उसकी क्षमता के कारण ये नहीं था, है ना। देखिए लिख रहा है कि ईसाई धर्म जो थे फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भक्तों को रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 क्रांति के रूप में हुई। धातु यह है कि अधिकारियों की अक्षमता उसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार में अवश्य इसे भड़काया था, है ना। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी हम लोग देख चुके थे। स्वाधीनता का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था ना। 1857 देखिए 1857 के संग्राम प्रतीक कमल और रोटी था। आगे देखिएगा 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों से किसे पुनः अधिकृत किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया गया था। 1857 का संग्राम जो था उस समय केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था दोबारा? तो सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया था। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनरावृत्ति कर ली गई तथा 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर ब्रिटिश कब्जे आधिपत्य की घोषणा कर दी गई थी। याद रखिएगा 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। 1857 की स्वाधीनता के समय जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की क्या है? जन्मस्थली है। कौन सा हमारा? वाराणसी देखे थे ना। आगे देखते हैं और यहाँ पे लिख रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका था, जिनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी में है ना। 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये हमारा खान बहादुर खान। बरेली से कौन कर रहे थे? 1857 बरेली से विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर थे। कौन थे? खान बहादुर थे, है ना। आगे देखिए बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की जो लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और बोला कि हम भी कूद पड़ेंगे इसमें, और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर दिया। बताइए 40,000 सैनिकों को इकट्ठा कर दिए, अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। वाह, ये हुई ना। कौन? हमारे बहादुर शाह। बहादुर नाम है खान बहादुर। चलिए आगे देखते हैं। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय आ गया। बहादुर शाह जफर जिसको बोलते हैं मुगल सम्राट, उन्होंने वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक गुणों का प्रदर्शन दिखाया था, है ना। तो बहादुर शाह कहाँ से थे? बरेली से थे। याद रखिएगा बहादुर खान बहादुर नाम इनका ना, बरेली से थे खान बहादुर। आगे चलिएगा 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन था? हमारे खान बहादुर भी तो हो गया ना। आगे देखते हैं 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो हमारा कौन हो जाएगा? खान बहादुर खान ही हो जाएगा, जैसे हम लोग देखे थे अभी, है ना। और आगे देखते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? हम लोग देख लिए थे, ग्वालियर में इसकी स्थित था, है ना। नीचे भी देखते हैं महारानी लक्ष्मीबाई को जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में यही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थिति है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हम लोग अभी देखे ग्वालियर में हुई थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किससे? हीरो से सामना करना पड़ा था। वही बोला था इनको मर्द की संज्ञा दिया था ना। नीचे लिख रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। किसकी? गंगाधर राव की। जबकि किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु को हो गई थी और डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया था? 1854 में ही झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था और इसी के खिलाफ उनके
झांसी की रानी क्या हुई थी, 1857 में भाग ली थी। तो झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ था। ये भी जून में हम लोग बताए थे, जून में ही। और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई थी। जब झांसी का पतन हो गया तब वो कहाँ चल गई, ग्वालियर चल गई। और वहाँ पर जाके उन्होंने जो तात्या टोपे है, तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों के कई युद्ध में पराजित करने में उनका साथ दिया था। अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हो गया था। जनरल ह्यूरोज भी क्या हो गया था, 1858 को भी वीरगति को प्राप्त हुई थी। अच्छा सॉरी, ह्यूरोज से लड़ते हुए उन्होंने क्या हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुई थी 18 जून 1858 में। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में यही एक क्या थी, अकेली मर्द है। बताइए, वाह। 1857 का विद्रोह जो था लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था, लखनऊ में करने वाले थे बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध, वही बेगम हजरत महल लिख रहा है, बेगम ऑफ अवध इंग्लिश में, आके देखिएगा। लखनऊ अवध के विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह के नेतृत्व बेगम हजरत महल, जिसको हम लोग बेगम अवध भी कहा जाता है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, ये वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, कौन थे, तो वह बेगम हजरत महल हम लोग देख चुके थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से वही बेगम हजरत महल। आगे देखिएगा, इनमें से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद मतलब वही प्रयागराज, कौन था, तो मौलवी लियाकत अली था। इलाहाबाद से कौन था, मौलवी लियाकत अली, याद रखिएगा दोस्तों। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम विद्रोहियों का कमान जो थे मौलवी लियाकत अली संभाल रहे थे। बाद में वहाँ के विद्रोह के ब्रिगेडियर जनरल नील ने क्या दिया, दबाव दिया था, समाप्त कर दिया था। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कितनी थी, तो सबसे ज़्यादा संख्या अवध से थी। कहाँ से थी, अवध से थी। सबसे ज़्यादा भाग लेने वाली सबसे संख्या कहाँ से थी, अवध से थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 72,000 सैनिक ने सेना में थे, है ना। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था हमारा तात्या टोपे। कौन था, नाना साहब का कमांडर इन चीफ बनाया गया था तात्या टोपे को। तात्या टोपे को देखिए। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। और नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे था। उन्हीं से मिल गई थी रानी लक्ष्मीबाई, है ना, और आगे बढ़ाए थे अपना कमांड को। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। अजीमुल्लाह खां सलाहकार किसके थे, नाना साहब का ही क्या थे, ये सलाहकार हुआ करते थे। हम लोग ऊपर देखे थे ना, अजीमुल्लाह खां, नाना साहब के क्या हुए थे, सलाहकार और सचिव हुआ करते थे नाना साहब के। कौन, अजीमुल्लाह खान थे ना। आगे देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों तरफ बंदी बना लिया गया, वही हमारा कौन था, तो हमारा था तात्या टोपे के मित्र था, जो उन्होंने क्या दिया था, इनको धोखा दे दिया था। देखिएगा, लिख रहा है कि तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राम टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, उन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह के क्या थे, ये महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए थे। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशरों से अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों में मिलकर कानपुर में क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक टुकड़ियों को पराजित कर नाना साहब ने आधिपत्य की स्थापित की, और तात्या टोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ क्या हुए, बन गए थे। नाना साहब ने अलग होने के बाद तात्या टोपे को अपना मुख्यालय कालपी जो था, कालपी लेकर रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया, और दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह को नेतृत्व किया। कहाँ पे दोनों मिले थे, तो कालपी में मिले थे, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है, दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोनों ने मिलकर कहाँ पे क्षेत्र किया था, तो बुंदेलखंड में मिले थे, कालपी में, और बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या किया, विद्रोह का नेतृत्व किए थे। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश तथा राजस्थान जो होता है, राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, और 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही थी। अतः उनके एक विश्वसनीय मित्र थे मान सिंह, उन्होंने क्या दे दिया, उनको धोखा दे दिया। उसने पकड़वा कर जब वे पारो के जंगलों फॉरेस्ट ऑफ पैरन में अपने क्या हुए थे, कैंप में सो रहे थे, उसी समय देखे थे कि उन्हें पकड़ के क्या कर दिया, शिवपुरी लाया गया, और सैनिक अदालत 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई थी। क्या दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। दोस्तों 30 तक कंप्लीट करके हम लोग रहने देते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड बनाते हैं हम जल्द ही, पार्ट 2 करके। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम था, रामचंद्र पांडुरंग था, हमारा वही तात्या टोपे का नाम था। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू, सब्सक्राइब।